नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को मैंने 3 भागों में बांटा है। इस वीडियो में हम पहले भाग यानी खंड 1 का अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में हम मेनली 2 चीज़ों पर फोकस करेंगे। पहला, फ्रांसीसी समाज यानी 1800 से पहले फ्रांस का समाज कैसा था, वहाँ का राजा कैसे राज करता था, क्या व्यवस्था थी और किन कारणों की वजह से क्रांति की बात उठी। क्रांति और दूसरा, क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, किन कारणों की वजह से वहाँ के लोग अपनी आवाज़ उठाने पर मजबूर हुए। तो पहला टॉपिक, फ्रांसीसी समाज। सन 1789 यानी 1789 में क्रांति की शुरुआत हुई। तो इससे पहले वहाँ का समाज कैसा था, यह हम इस टॉपिक में जानेंगे। तो सन 1774 यानी 1774 में बर्बन राजवंश के लुइस 16 फ्रांस के राजा बनते हैं। ये है उनकी पत्नी मैरी एंटोनेट और उनका महल वर्सलीस में। जब वह गद्दी पर बैठे तब फ्रांस पर बहुत कब्जा था। राजा लुइस ने अपने कार्यकाल में 13 अमेरिकी कॉलोनीज, जो कि आप यहाँ इस मैप पे देख सकते हैं, उनको ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई थी। इन सभी युद्ध में बहुत पैसा खर्च होता था। लगभग 100 साल बाद 1886 में फ्रांस ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को प्रस्तुत किया था। यह उस समय की फ्रांस की करेंसी है, लिवरे। तो फ्रेंच समाज में 3 वर्ग थे, यानी 3 एस्टेट्स, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। पहले यानी प्रथम एस्टेट में पादरी वर्ग आता था, जो चर्च से रिलेटेड लोग होते हैं। उस समय चर्च के पास बहुत पावर होती थी। फिर दूसरे एस्टेट में कुलीन वर्ग यानी राजवंश के लोग, राजा के रिलेटिव और बहुत ऊंचे पद वाले लोग आते थे। अब तीसरे वर्ग में आम लोग यानी किसान, व्यापारी, मजदूर, सैनिक इत्यादि। तो अगर आप इस चित्र को देखें तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पहले और दूसरे वर्ग के लोग तीसरे वर्ग के एक किसान पर बैठे हुए हैं। यह चित्र दर्शाता है कि किस प्रकार तीसरे वर्ग के लोग सारा काम करते थे और पहले और दूसरे वर्ग के लोग उनसे कर्जा वसूलते थे और आराम की ज़िंदगी जीते थे। सिर्फ तीसरे एस्टेट को ही टैक्स भरना होता था। इसमें 2 टैक्स होते थे। टाइड, जो टैक्स वह चर्च को देते थे, और टाइल, जो वह टैक्स राज्य को देते थे। इसके अलावा दूसरे वर्ग के पास फ्यूडल प्रिविलेजेस यानी वह अधिकार होते थे कि वह तीसरे वर्ग को कोई भी काम दे सकते हैं और तीसरे वर्ग को उनके आदेश अनुसार वह काम करना होता था। उस समय तीसरे एस्टेट के अंदर ही एक नए वर्ग ने जन्म लिया, मध्य वर्ग, मिडिल क्लास। इनमें अमीर व्यापारी, निर्माता, मैन्युफैक्चरर, प्रशासनिक सेवा के लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स और वकील इत्यादि थे। ये बहुत ही शिक्षित होते थे और इनकी समाज में एक अलग सी छवि बन गई थी। इनका मानना था कि जन्म से विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए, बल्कि योग्यता के अनुसार अधिकार मिलने चाहिए। तो उस समय 2 किताबों ने फ्रांस के समाज को बहुत प्रभावित किया। पहला, जॉन लॉक की द 2 ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट, जो कि राजा की देवी और निरंकुश अधिकारों का खंडन करती है। और दूसरा, रूसों की द स्पिरिट ऑफ द लॉज, जो कि विधायकी यानी लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका यानी जुडिशरी के बीच में सत्ता के विभाजन के बारे में बात करती है। तो अब दूसरा भाग यानी क्रांति की शुरुआत। तो जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार युद्ध में बहुत पैसा खर्च होता था और पहले 2 वर्ग कैसे ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे और तीसरे वर्ग को सारा काम करना पड़ता था और सारी कठिनाइयों को भी झेलना पड़ता था। सरकार ने जो युद्ध के लिए कर्जा लिया था उसको चुकाने के लिए उन्होंने टैक्स बढ़ाने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उस समय टैक्स बढ़ाने के लिए वह प्रस्ताव स्टेट्स जनरल से पास होना जरूरी था। स्टेट्स जनरल एक सभा थी जिसमें तीनों वर्गों यानी स्टेट्स के लोग आते थे और किसी भी प्रस्ताव पर अपना विचार देते थे और वोट करते थे। सभी स्टेट के पास एक वोट होता था। तीसरे स्टेट से
600 लोग आते थे और पहले 2 एस्टेट से 300-300 लोग आते थे, परंतु वोट सभी एस्टेट के पास एक ही होता था, यानी टोटल 3 ही वोट होते थे। एक वोट पहला एस्टेट के पास, एक वोट दूसरा और एक वोट तीसरा एस्टेट के पास। हमेशा से पहले और दूसरे एस्टेट के लोग अपनी मनमानी करते थे। जैसा कि आप जानते हैं, टैक्स सिर्फ तीसरे एस्टेट के लोगों को भरना होता था। तो पहले और दूसरे वर्ग के लोग कितना मर्जी भी टैक्स बढ़ा सकते थे। इसको रोकने के लिए तीसरे एस्टेट के लोगों ने अपनी मांग रखी कि सभी व्यक्ति को एक वोट मिलना चाहिए, यानी 600 लोग आते थे एस्टेट्स जनरल में तीसरे वर्ग से, तो 600 वोट होने चाहिए। इसी प्रकार 300 लोग पहले और 300 लोग दूसरे वर्ग से आते थे एस्टेट जनरल में, तो 300 वोट होने चाहिए, परंतु इस मांग को खारिज कर दिया गया। तो तीसरे वर्ग के लोगों ने नाराज़ होकर एस्टेट्स जनरल का बहिष्कार कर दिया और वह एक वर्सलीस के टेनिस कोर्ट में जाकर एकत्र हो गए और नेशनल असेंबली की स्थापना करी और एक संविधान की रचना करना शुरू किया। मीराबाऊ और अबेसियस ने उनका नेतृत्व किया। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो बाकी पूरे फ्रांस में आंदोलन हो रहे थे। ज़्यादा ठंड होने के कारण फसल की उत्पादन अच्छा नहीं हुआ, जिसकी वजह से खाने की कमी पड़ गई थी। गुस्से से भरी जनता ने प्रदर्शन किया और बाकी दोनों एस्टेट्स के खिलाफ आवाज़ उठाई। इसी बीच एक अफवाह फैल गई कि राजा ने अपने सिपाहियों को सभी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया है। तो इसी डर से जनता ने हथियार ढूंढने के लिए बेस्टाइल किले पर हमला कर दिया। यह हमला 14 जुलाई 1789 में हुआ और वह इसके अंदर घुसकर सभी कैदियों को बली कर दिया और इस किले को गिरा दिया। पूरे देश में हो रहे दंगों से डरकर राजा लुइस ने तीसरे एस्टेट्स की मांगी स्वीकार करी। नेशनल असेंबली ने जो संविधान बनाया उसको भी स्वीकार किया। इस प्रकार फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बना। राजा तथा चर्च के अधिकारों को कम किया गया। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानूनी बराबरी के जैसे अधिकारों को स्थापित किया गया। इस पहले खंड में हमने फ्रेंच समाज के बारे में जाना और देखा कि किस प्रकार फ्रेंच एक राजतंत्र यानी मोनार्की से संवैधानिक राजतंत्र यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में परिवर्तित हुआ। अगले खंड में हम सीखेंगे कि फ्रांस कैसे एक गणतंत्र बनता है यानी रिपब्लिक, और इस क्रांति में महिलाओं का क्या योगदान था। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाइक बटन दबाइए और हमारे YouTube चैनल oli.iitv को। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब वाले रेड बटन पे क्लिक कीजिए और नए वीडियोस की जानकारी पाने के लिए घंटी वाले यानी बेल वाले आइकॉन पे क्लिक कीजिए, जिससे आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।